नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र सहित चारों सीटें जीती कांग्रेस, जानिए किस तरह चलते रहे रुझान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दरभंगा में तेजस्वी का डेरा, मतगणना को लेकर नीतीश सरकार को फिर घेरा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल बाई इलेक्शंस रिजल्ट 2022 की तस्वीर होगी साफ, 49 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा चुनाव परिणाम का असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। मंडी संसदीय क्षेत्र सहित चारों सीटें जीती कांग्रेस, जानिए किस तरह चलते रहे रुझान। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। मंडी से प्रतिभा सिंह ने विजयी बढ़त पा ली। प्रतिभा सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 8,766 मतों से हरा दिया है। जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने विजयी बढ़त बना ली, वो 6,000 वोटों से विजयी हुए हैं। आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा दूसरे व भाजपा प्रत्याशी नीलम तीसरे स्थान पर रही हैं। इसके अलावा फतेहपुर में भवानी पठानिया ने विजयी हासिल की है। उन्होंने भाजपा के बलदेव ठाकुर को 5,789 मतों से हराया। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र में संजय अवस्थी ने भाजपा के रतनपाल सिंह को 3,277 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की है। मंडी संसदीय सीट में प्रतिभा सिंह और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिर के राउंड में प्रतिभा काफी आगे निकल गई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा को रामपुर और भरमौर से बड़ी लीड मिली। इसके अलावा कुल्लू जिला की चारों सीटों पर भी प्रतिभा को लीड मिली। बंजार से 1878, कुल्लू से 3,897, मनाली से 1841 व आनी से 7,043 मतों की बढ़त मिली। जोगिंद्रनगर में भाजपा ने 6,772 मतों की लीड हासिल की, जबकि लाहौल स्पीति में कांग्रेस ने 2,147 मतों से बढ़त ली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दरभंगा में तेजस्वी का डेरा, मतगणना को लेकर नीतीश सरकार को फिर घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार उपचुनाव के लिए मतगणना का काम जारी है। इस बीच आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा में डेरा डाले हुए हैं। तेजस्वी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि नीतीश सरकार के मंत्रियों से लेकर काउंटिंग सेंटर्स तक पर उनकी नजर रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल बाई इलेक्शंस रिजल्ट 2022 की तस्वीर होगी साफ, 49 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा चुनाव परिणाम का असर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शाम तक चुनाव परिणाम आने के साथ ही 2022 के विधानसभा के चुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी और साथ ही कई सियासी परिवारों का भविष्य भी तय होगा। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के नतीजे का असर सूबे के 8 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। मंडी लोकसभा सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब गणित को कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिस जिले की एक सीट पर चुनाव हो रहा है, वहां के चुनाव परिणाम का असर पूरे जिले पर पड़ेगा। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीट हैं, कुल 12 जिले हैं। इनमें सबसे बड़ा कांगड़ा जिला है, जहां विधानसभा की 15 सीटें हैं। इस जिले की फतेहपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके परिणाम का असर पूरे जिले में होगा। इसी तरह सोलन जिले में 5 सीटें हैं और अर्की सीट पर चुनाव हो रहा है। शिमला जिले में 8 सीटें हैं और यहां जुब्बल कोटखाई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंडी संसदीय क्षेत्र में जिला मंडी के अलावा कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिले का भरमौर क्षेत्र आता है। चंबा जिले में 5 सीटें हैं। इस लिहाज से कांगड़ा जिले की 15, मंडी की 10, शिमला जिले की 8, कुल्लू जिले की 4, सोलन की 5, चंबा जिले की 5, किन्नौर और लाहौल स्पीति की 1-1 सीट पर इन चुनावों का असर पड़ेगा। इसके साथ साथ ही इन सीटों से मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने आएगा। जिन मंत्रियों को चुनाव प्रभार सौंपा गया है, उनकी भी परीक्षा का समय है। 2022 दूर नहीं है। टिकट की जंग कितनी कठिन होगी, ये इन चुनावों के परिणाम पर निर्भर होगा। इस उपचुनाव से केंद्र और राज्य सरकार पर कोई असर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जनता के मूड का पता चल जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा और अपना दल कमेरावादी के बीच पक रही खिचड़ी, गठबंधन का जल्द होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के बीच हो रहे गठबंधन के तहत अब नई खबर सामने आ रही है कि जल्द ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच भी चुनावी गठबंधन हो सकता है। इस बारे में अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय पटेल ने मीडिया को जानकारी दी है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को गठबंधन के लिए अपनी ओर से प्रस्ताव भेज दिया है। जल्दी ही समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। अखिलेश यादव के निर्णय लेते ही हम इसकी घोषणा कर देंगे। अंदर खाने से यह जानकारी आ रही है कि दोनों दलों के बीच करीब करीब सब कुछ तय हो चुका है और जल्द ही इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल के संस्थापक स्व सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल हैं। उनकी बेटी पल्लवी पटेल इसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये दोनों अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में अगले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का सपोर्ट पाना चाहती हैं।
दूसरी ओर अखिलेश को भी बतौर अध्यक्ष अपनी पार्टी को जीत की ओर बढ़ाने के लिए हर वर्ग का वोट बैंक चाहिए और यह उद्देश्य छोटी पार्टियों से गठबंधन के बूते ही संभव दिखता है। इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है। अगर यह गठबंधन तय हो जाता है तो प्रदेश की काफी सीटों पर इन दोनों को ही फायदा हो सकता है। प्रयागराज मंडल की बहुत सी सीटों पर इसका काफी असर दिखेगा, क्योंकि इन सीटों पर पटेल जाति के मतदाता अच्छे खासे हैं और वे लोग स्वर्गीय सोनेलाल पटेल से जुड़ाव महसूस करते हैं। इनका वोट बैंक इन सीटों पर निर्णायक साबित होता है। इस दृष्टि यह गठबंधन एक बड़े वोट बैंक को साध सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों दलों के बीच यह चर्चा तक हो चुकी है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, पर इस खिचड़ी पकने की बात गुप्त ही रखी गई है। अब अजय पटेल के संकेत देने से इस गठबंधन के जल्द अस्तित्व में आने की संभावना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के दौरे से पहले पुरोहितों ने बीजेपी नेताओं को दिखाए काले झंडे, त्रिवेंद्र बिना दर्शन किए लौटे। जी हां दोस्तों, केदारनाथ में 5 नवंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे से पहले एक नया विवाद सामने आ गया है। सोमवार को बीजेपी नेताओं को यहां काफी विरोध का सामना करना पड़ा और पुरोहितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे से पहले की व्यवस्था देखने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पुरोहितों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पूर्व सीएम तो मंदिर तक भी नहीं पहुंच सके और बाबा के दर्शन के बगैर वापस लौटने को मजबूर हो गए। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब केदारनाथ पहुंचे तो हेलीपैड से मंदिर के रास्ते में ही उनका विरोध शुरू हो गया और तीरथ पुरोहितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। माहौल को देखते हुए उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनसे पहले दूसरे हेलीकॉप्टर से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मदन कौशिक भी केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी मंदिर परिसर में पुरोहितों का विरोध झेलना पड़ा। हालांकि ये दोनों नेता किसी तरह मंदिर तक पहुंच गए और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। बिहार उपचुनाव के नतीजे आज। राजद का काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका, तेजस्वी दरभंगा और जगदानंद तारापुर में रहेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में कुशेश्वर स्थान व तारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर हुए मतदान के बाद मंगलवार को मतगणना होगी। मतगणना के तत्काल बाद दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोनों विधानसभा सीटों की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोग ने दोनों विधानसभा उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतगणना के दौरान अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग ने कहा है कि मतगणना के सभी चरणों के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर सामाजिक दूरी का पालन सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं राजद ने 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के मतगणना के लिए कमर कस ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शाम 5 बजे दरभंगा के लिए रवाना हो गए। वह 2 रात तक दरभंगा में ही कैंप करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित वरिष्ठ नेताओं की एक टीम तारापुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए मुंगेर में तैनात रहेगी। पार्टी से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार राजद इस बार पूर्ण तैयारी के साथ मतगणना प्रबंधन में लगी है। किन किन संविदा कर्मियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया है, कौन कर्मी और अधिकारी क्या क्या गड़बड़ी कर सकता है, यह सब की जानकारी प्राप्त कर राजद बारीकी से तैयारियों में जुटा है। पार्टी ने कहा कि राजद किसी भी कीमत पर लोकतंत्र का हरण और क्षरण नहीं होने देगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी की एक से मांग, ईवीएम की मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की हो गिनती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की मतगणना से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करने की मांग की है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा, मैं आपके माध्यम से ये संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आचार संहिता नियम 1961 की धारा 54A के तहत डाक द्वारा प्राप्त मतों की गिनती के खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर पहले डाक मतों की गिनती सुनिश्चित करें, ईवीएम से पहले डाकमतों की हो गिनती। उन्होंने कहा कि आरजेडी मांग करती है कि तारापुर 78 और कुशेश्वर स्थान 164 सीट पर हुए उपचुनाव की 2 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को आयोग की ओर से इस संबंध में निर्देश दिया जाए कि ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती से पहले डाकमतों की गिनती की जाए। मनोज झा ने आयोग से अनुरोध किया है कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि पोस्टल बैलेट की गिनती उसी हॉल में हो जिसमें ईवीएम की मतगणना की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विसंगतियों से बचा जाए। इससे पहले बिहार चुनाव आयोग ने आरजेडी की शिकायत पर बिहार के कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए तैनात बिरौल के डीएसपी दिलीप कुमार झा को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया था। इसे लेकर आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद मनोज झा ने आयोग को इस त्वरित कदम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि दिलीप झा को 25 बूथ की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इससे चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र व निष्पक्षता का संदेश जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहने पर लालू यादव ने मोदी सरकार की खिंचाई की। कहा कि आप इससे खुश हैं? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर हमला बोला।
लालू प्रसाद यादव ने 235 रुपए और 265 रुपए के एमआरपी के साथ सरसों के तेल की 2 बोतलों की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की और केंद्र सरकार से पूछा, क्या आप इससे खुश हैं? उन्होंने कहा, सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, आम लोग सब्जियां कैसे पकाएंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि ब्लैक फार्म लॉ का असर अगले 2 से 4 वर्षों में देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद ने कहा, ईंधन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। परिवहन लागत अब बढ़ गई है और यह वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अंग्रेजों की विचारधारा वाली सरकार चुनने के लिए एक उच्च कीमत चुका रहे हैं।